स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, भारतीय न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। आइए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या विवाद के पॉइंट हैं इसमें, ये बात जानेंगे। इसमें सबसे पहले मैं इसका जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, एक बार उस पर गौर कर देते हैं। न्यायपालिका, ठीक, ये क्या है? गार्जियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल 19 में है जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 19 कहें या 14 से 35 कहें, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। उसमें आर्टिकल 19 महत्वपूर्ण है। इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं और कभी 7 हुआ करते थे, उसको हटा दिया गया है 8 में उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसमें 6 रह गए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, है ना। अन्य भी जैसे 14 में इक्वलिटी का है, 15 में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है वो, और 16 में अवसर की समानता है हमारे पास। तो ये सारे ये उनके लिए गार्जियन का काम करता है, उनका संरक्षण करता है। जुडिशरी इसलिए इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक। अब इसके जो पूरा निर्माण है उसको देखेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट का निर्माण किया गया था, क्योंकि इसमें क्या है, इंडिया को फेडरलिज्म की तरह ट्रीट किया जा रहा था, इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने की बात की जा रही थी इसमें, और इसलिए संघीय न्यायालय की बात की गई। संघीय न्यायालय में क्या होता है, जो जुडिशरी है वो एक एम्पायर की भूमिका निभाता है, साथ ही साथ स्टेट और सेंटर के विवादों को निपटाने के लिए। तो उसी को हमने क्या है 28 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया हमने उसको, और ये जुडिशरी, ये जो न्यायालय है इस फॉर्म में आया, इस हायरार्किकल फॉर्म में आया, ठीक है। ये पिरामिड की तरह है, सीजीआई इसके टॉप पर है और बाकी जो जुडिशियल जजेस हैं वो इसके पार्ट है। इनिशियली 7 थे, फिर बाद में 1956 में और बढ़ाए गए, और ऐसे करके आज 34 है। आज ये सदस्य क्या है, न्यायपालिका के सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य आज 34 है, अर्थात 34 हैं। तो ये सारी चीजें। अब ये जो सीजीआई है, ये इसमें एक हेड की भूमिका निभाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, सारा काम चलाना, इसको सारे को स्टाफ को मैनेज करना सीजीआई का पार्ट है जुडिशियल सिस्टम में। सीजीआई का काम है ना। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है? इसकी नियुक्ति जो सीनियर मोस्ट होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। चीफ जुडिशियल जो होता है उसकी नियुक्ति, जो ज्यादातर सीनियर जज होते हैं, और सीनियर के लिए नियुक्ति होती है, एक परंपरा है, जो मोस्ट सीनियर होगा जज उसको सीजीआई बनाया जाएगा, चीफ जुडिशियल कमिश्नर बनाया जाएगा, उसको हम सीजीआई कहते हैं, है ना। अब ये परंपरा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1973 और 1977 में तोड़ी गई थी। यहाँ पे एएन राय को और बेग को इंदिरा गांधी जी ने क्या है सीजीआई बनाया था, सुपरसेड करके। कहने का मतलब ये है, इंदिरा गांधी जी ने ये परंपरा तोड़ दी थी, और इस परंपरा के तहत पहली बार 1973 में एएन राय को बनाया
और फिर बेग को बनाया 1977 में। तो इस तरीके से परंपरा तोड़ दी गई और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। बट उस समय हमारी जुडिशरी क्या है, कमिटेड जुडिशरी कहा जाता है इसको, पैक्ट जुडिशरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही थी जुडिशरी हमारी उस समय इंदिरा गांधी जी के काल में। देखेंगे इसका क्या है। लेकिन उसके बाद स्थिति बदली, इंदिरा गांधी जी के हाथ से सत्ता चली गई और फिर से वो परंपरा बन गई कि मोस्ट सीनियर जो जज है वो सीजीआई बनेगा, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, ये तो इसके सीजीआई की नियुक्ति हो गई। और कौन करता है सीजीआई की नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अब बाकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? जो बाकी हैं 33 हैं जो सदस्य, वो उसकी नियुक्ति कैसे होती है? वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है इंडिया में। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है? इसमें कुछ लीगल सलाहकार जो सीजीआई के सलाहकार होंगे, जो अदर मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, और कुछ लीगल एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, वो राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सलाह देंगे, क्या देंगे? एडवाइस देंगे कि इस बंदे को नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट में, और वो नियुक्त करता है। तो ये काफी विवाद का विषय रहा। इसके लिए 3 कोर्ट केस आए, 92 का, ठीक है, 1993 का और 1998 का। ठीक है, ये केस आए और इसमें बहुत विवादकारी चीजें रही। ये सलाह पे ही, इस सलाह का नेचर क्या हो गया होगा। इसमें फर्स्ट में माना गया कि ये क्या है, जस्ट सलाह है, माने या ना माने राष्ट्रपति की मर्जी। बट दूसरे केस में क्या है, मानना बाध्यकारी समझा गया। ठीक है, तीसरे केस में क्या करा, बाध्यकारी होगा बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले या 2 सदस्य या कम सदस्यों से सलाह लेके ये डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि इसको क्या है, बहुसंख्यक बनाया गया। कहने का मतलब ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सलाह लेगा नियुक्ति करने के लिए हाई कोर्ट से ही आएंगे। सीधी सी बात है, ज्यादातर जो एससी में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हाई कोर्ट से ही आते हैं क्योंकि वो सीनियर होते हैं और वहीं से आते हैं। तो क्या है, एक एक्सपीरियंस पर्सन है, क्योंकि इसकी शर्त भी है ना 10 साल वकालत की और 5 साल वो चीफ जस्टिस रहा हो हाई कोर्ट में। तो ये और कोई न्यायालय का ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है लीगल स्टडी का और लीगल प्रैक्टिस का। तो ये तीनों केस में हमें चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं कि अल्टीमेटली क्या हुआ, जो राष्ट्रपति है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके जो मेंबर हैं, मतलब जिनसे वो सलाह लेगा इस मामले में, वो क्या है, बाध्यकारी बन गए। ठीक, 100वां संविधान संशोधन किया गया 2014 में और इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात की गई। ठीक है, एनजेएसी लेकर आया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन इसको एससी ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया और ये खत्म हो गया। इसको दोबारा गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट लेके भी नहीं आई। तो इस तरीके से ये चीजें हुई। ये इसका स्ट्रक्चर है, आज भी ये कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिस तरीके से जुडिशरी काम करती है। 34 जजों की नियुक्ति कहाँ से? एससी से होगी, और वो कॉलेजियम, उसको एक कॉलेजियम, एक कहीं पैनल उसको क्या करेगा। तो यहाँ एक चीज यहाँ जानने वाली है, नियुक्तियों में क्या है, अपॉइंटमेंट में क्या है, जुडिशरी का पलड़ा भारी है, बैलेंस नहीं है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है ना, जो आर्टिकल 50 है हमारा संविधान का, वो जुडिशरी और कार्यपालिका को अलग करता है। ठीक है, अलग तो करता है और उनकी जो सीमा है उनको तय करता है, बट ये सीमा यहाँ पर आके कहीं ना कहीं
दुबिल सी हो जाती हैं, अस्पष्ट हो जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर का यूज कर देता है। ठीक है, उसके इसके ऊपर तर्क हैं जो अनडेमोक्रेटिक लगते हैं। ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर में क्या है, जुडिशरी बहुत ज़्यादा पावर का या कहें प्रोएक्टिव बन के काम कर पाती है। ठीक है, ज़्यादा पावर का, ज़्यादा चीज़ों का यूज कर पाती है। ठीक है, इस सारे मामले में ये बहुत ज़्यादा विवाद का विषय है कि जो लोग क्या है अनडेमोक्रेटिक तरीके से आते हैं, पढ़ाई लिखाई के तरीके से आते हैं और जनता से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, जो लोकतांत्रिक पक्ष है, जो मिनिस्टर्स हैं जो चुनकर आते हैं, उन पर बिल्कुल भी चीज़ें हम कह सकते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है जुडिशरी का, हम उस पर छोड़ नहीं सकते, जुडिशरी पे नहीं छोड़ सकते, सॉरी गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते अब सारे मामले। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस जो मध्य मार्ग होता है ना, वो सबसे उच्चतम मार्ग होता है। तो इंडियन जुडिशरी कहीं ना कहीं शक्तियों को लेके कुछ मामलों में अपॉइंटमेंट में लेके विवाद का विषय रहा है।